की सहायता करने के लिए हमारे साथ रहती थी। हालांकि वो रेवती से चिढ़ती थी, लेकिन है तो वो भी एक औरत ही। वो वो रेवती के अजन्मे बच्चे से नफरत नहीं कर पाई और हमारे पास चली आई। इधर पैसों के लिए बाबा और शंकर में कहासुनी हो गई। वो वहां से निकला और देवकी से मिलने पहुंचा। वो दोनों घर के बाहर छुप कर मिले। चूंकि देवकी का ज्यादातर समय शंकर के साथ ही बीता, तो वो उसके ज्यादा करीब थी। रेवती पर तो उसका गुस्सा था ही। इसलिए जब शंकर ने उसे कहा कि बाबा अपनी सारी जायदाद सिर्फ रेवती और उसके बच्चे के नाम करने वाले हैं, वो बौखला गई और उसकी बातों में आकर उसने रेवती को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। ये तुम्हारी किस्मत ही थी कि जानकी भाभी उसी समय किसी काम की वजह से घर आई और उन्होंने जमीन पर गिरी रेवती को देखा और शोर मचाने लगी। इससे सब लोग इकट्ठा हो गए और जल्दी से उसे अस्पताल ले गए। इस हादसे से सब बुरी तरह घबरा गए थे और इसी वजह से किसी का ध्यान देवकी पर नहीं गया। हादसे में रेवती तो नहीं बची, लेकिन तुम बच गए। मेरी आखिरी उम्मीद, मेरे जीने का सहारा और उन लोगों का दुश्मन। हाँ, दुश्मन, क्योंकि अब तुम उस जायदाद के मालिक बनने वाले थे। उन लोगों ने भी तुम्हें मारना चाहा, लेकिन उस हादसे के बाद तुम्हारे दादा दादी और बुआ हमारे साथ रहने लगे और वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ते थे। इसलिए उन्हें मौका ही नहीं मिल पा रहा था। तब शंकर ने किसी तरह मेरे घर वालों को मनाकर देवकी से मेरी शादी करवा दी। जब बाबा को इसका पता चला तो उन्होंने एक ऐसा बिल बनाया जिससे अगर तुम्हें कुछ भी हो जाता है तो सारी जायदाद चैरिटी में चली जाती है। मतलब तुम्हें जिंदा रखना उनकी मजबूरी बन गई। लेकिन इससे तिल मिलाकर शंकर ने बाबा की हत्या कर दी और उसे भी हादसे का रूप दे दिया। बच्चे, तुम पर से अब भी खतरा टला नहीं है, क्योंकि अब वो जायदाद उन लोगों के लिए जिद है और सनक बन गई है। जैसे ही तुम 21 के हो जाओगे और उस जायदाद को संभाल लोगे, वो लोग किसी ना किसी तरह से तुमसे वो जायदाद हड़प लेंगे और फिर वो तुम्हें भी। ये सब सुनकर रिहान तो जैसे सुन्न हो गया था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्या करे। वो बस वहीं बैठा था और उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, लेकिन उसे तो कुछ होश ही नहीं था। आगे छुट्टियां खत्म हो गई थी और सब वापस आ चुके थे। अनाया, आरजू और ईशानी 10th में थे और सनी, आरव, अजीत और रेहान 12th में। नया सेशन शुरू हो चुका था। हॉस्टल में भी सबके रूम्स चेंज हो गए थे। आरजू, ईशानी और अनाया एक रूम में थी। वहीं आरव और रेहान को सनी के साथ रूम शेयर करना था। जनरल रस्तोगी ने अपने सोर्सेज का इस्तेमाल करके ये अरेंजमेंट करवाया था। अब वो लोग आसानी से इन पर नजर रख सकते थे। अब बारी थी अपनी पुरानी दुश्मनी, जो बीते कुछ समय में दोस्ती में बदलने लगी थी, उसे वापस लाने की। आरजू का कमरा। आरजू ने अपनी सारी चीजें जानबूझकर सारे कमरे में फैला दी। जब अनाया, ईशानी और नरगिस उस कमरे में आई तो दरवाजे के पास ईशानी ने अनाया को पहले जाने को बोला। अंदर के हालात से अनजान जैसे ही अनाया अंदर आई, उसका पैर आरजू के बैग से टकराया जो वहीं रखा था। ऐसे टकराने की वजह से उसका बैलेंस बिगड़ा और वो गिर गई और एक बक्से से टकरा गई। उसने उस बॉक्स को जैसे ही पकड़कर खोलने की कोशिश की, उसमें से एक पंचिंग ग्लव जो एक स्प्रिंग से लगा था झटके से निकला। चूंकि अनाया उसके ऊपर ही थी तो वो पंच उसे लग गया और उसकी एक आंख नीली हो गई। उसकी हालत देखकर आरजू को तो जोर जोर से हंसी आई। नरगिस दौड़कर उसे संभालने गई। हंसी तो ईशानी को भी बहुत आ रही थी, लेकिन मन मारकर और जैसे तैसे अपनी हंसी रोकते हुए वो आरजू से लड़ने का नाटक करने लगी। जहां लड़कियों की लड़ाई इतनी मजेदार थी, वहीं लड़कों की लड़ाई बहुत सिंपल और बहुत ही बोरिंग सी थी। उन दोनों ने सीधा अजीत और सनी से कह दिया, माना कि पिछले दिनों हमें साथ में काम करना पड़ा, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे बीच सब सही हो गया है। और सनी, तुम हमारे रूम पार्टनर हो, इसका ये मतलब नहीं कि कुछ भी करोगे। तुम्हारे किसी भी हरकत की वजह से हमें कोई प्रॉब्लम हुई ना, तो देख लेना, ना कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए और ना कोई शिकायत। अजीत, मतलब क्या है तुम्हारा? हम जानबूझकर तुमसे उलझते हैं या हम नियम तोड़ते हैं? आरव, देख अजीत, प्यार से समझा रहे हैं, समझ जा, वरना। अजीत, वरना क्या? हाँ, वरना क्या? कुल मिलाकर दोनों टीम के बीच वापस लड़ाई शुरू हो जाती है। आगे सब वापस स्कूल भी आ गए थे, मिशन में भी लग चुके थे। किसी को उन पर कोई शक भी नहीं था, लेकिन रिहान अब बहुत शांत रहता था और उदास भी। एक दिन आरव और आरजू ने उसे पकड़ा और उसे कड़ाई से सब पूछा, तो उसने अपनी माँ की मौत के बारे में सब बता दिया। ये सब सुनकर उन्हें भी झटका लगा, लेकिन फिर उन लोगों ने उसे समझाया और वादा किया कि चाहे जो हो जाए, लेकिन वो इस लड़ाई में उनके साथ हैं और अब वो उनके काले साम्राज्य को खत्म करके ही रहेंगे। धीरे धीरे सब नॉर्मल होने लगा, यानी रिहान भी अब अपने मिशन पर फोकस करने लगा था। आरव और अजीत के ग्रुप की लड़ाई फिर शुरू हो गई थी। आरव, रेहान और आरजू ड्रग्स के अगेंस्ट नुक्कड़ नाटक, पोस्टर और दूसरे तरीकों से जागरूकता फैला रहे थे। इसमें लगभग सभी स्कूल और कॉलेज का सहयोग उन्हें मिल रहा था। कॉलेज में अविनाश भी अपने दोस्तों के साथ इस काम में उनकी हेल्प कर रहा था। उनके कार्यक्रमों की वजह से काफी सारे लोग नशीली चीजों से दूर होने लगे थे। दूसरी तरफ अजीत और ईशानी सनी और अनाया के सामने जानबूझकर उन लोगों के कार्यक्रमों की बुराई करते, जिससे वो उनके और ज्यादा करीब होने लगे थे। धीरे धीरे उन लोगों ने पता कर लिया कि लोगों तक ये सारी चीजें कैसे पहुंचती हैं और इसकी जानकारी बड़ी सावधानी और चतुराई से कर्नल राठौर तक पहुंचा दी।
धीरे धीरे पुलिस की दबिश की वजह से शहर में होने वाली रेप पार्टीज बंद होने लगी। इसके अलावा स्टिंग ऑपरेशन के द्वारा सेक्स रैकेट का भी भंडाफोड़ हुआ, जिससे काला धंधा करने वालों को काफी नुकसान हुआ। अब वो लोग इस नुकसान की भरपाई अपना धंधा दोबारा शुरू करने और उनका नुकसान करने वालों को पकड़ने का तरीका ढूंढने लगे। उनका पहला टारगेट आरव, अविनाश, आरजू और रेहान थे, क्योंकि उनके कार्यक्रमों की वजह से काफी सारे लोग नशीली चीजों को छोड़ रहे थे। अगर कोई नहीं छोड़ता और ये टीम उन्हें ये सब कुछ करते पकड़ लेती तो वो जबरदस्ती उन्हें पकड़कर रिहैब सेंटर में पहुंचा देते, जहां उनका इलाज होता। उन लोगों ने उन तीनों को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया, लेकिन वो कुछ कर पाते इससे पहले ही ईशानी को उनके प्लान का पता चल गया और वो नरगिस के साथ आरजू के पास पहुंच गई। हेलो आरजू, सुना तुम्हारे रेहान की कोई गर्लफ्रेंड है और आरव को इसके बारे में सब पता है। नरगिस, पर रेहान की गर्लफ्रेंड तो आरजू है ना। ओ मतलब रेहान उसको चीट कर रहा है। उनकी बातें सुनकर आरजू ने चिंता में ईशानी को देखा, जिसने पलकें झपकाकर इशारा किया तो आरजू दौड़कर वहां से भागी और सीधा आकर एक फोन करने लगी। तभी उसे सामने लगे फ्रेम के शीशे में एक चेहरा दिखाई दिया। वो डर गई, लेकिन खुद को संभाल कर कहा, हेलो पापा, मैं आरजू, आवाज आ रही है? पापा, ये रेहान और भाई दोनों ने गर्लफ्रेंड बना ली है और पढ़ाई बिल्कुल नहीं कर रहे और मुझे भी धमकी देते हैं कि आपको कुछ ना बताऊं। प्लीज आप उन दोनों को अच्छे से डांट लगाइए, वो किसी की नहीं सुन रहे। ठीक है, ओके बाय पापा। वो फोन रख के पीछे मुड़ी तो वो साया जिसे उसने फ्रेम में देखा था वो दीवार के पीछे छुप गया। आरजू थोड़ा आगे बढ़ी और फिर कुछ सोचकर वापस आई और एक और फोन किया। वो साया वापस अपनी जगह पर आकर उसकी बात सुनने लगा। हेलो अंकल, मैं आरजू बोल रही हूँ, कैसे हैं आप? हाँ अंकल, मैं ठीक हूँ जी। मेरी पढ़ाई तो ठीक चल रही है, लेकिन आपके नालायक बेटे को थोड़ा समझाइए। बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो सिर्फ दोस्तों और लड़कियों के आसपास घूमते रहते हैं, पढ़ाई का तो नाम भी नहीं लेते। अब बस 2 महीने बचे हैं बोर्ड्स में, लेकिन इनको तो कोई चिंता ही नहीं है। ऐसे ही थोड़ी देर बात करके उसने फोन रख दिया और चुपचाप वहां से निकल गई। उसके जाते ही वो साया दीवार के पीछे से निकला और उसने फोन से लास्ट डायल नंबर को फोन किया। उधर से मिस्टर शर्मा ने फोन उठाया। उनकी आवाज सुनकर उस आदमी ने रॉन्ग नंबर कह के काट दिया। आरजू वहां से निकलकर सीधा आरव और रेहान के रूम में गई। वो दोनों उस वक्त पढ़ रहे थे। उसे वहां अचानक देखकर उन लोगों ने उससे पूछा तो वो बिना कुछ बोले चुपचाप बैठ गई। 2 मिनट में सनी भी वहां पहुंच गया। वो अपनी किताबें लेकर पढ़ने का नाटक करने लगा, हालांकि उसका सारा ध्यान उन लोगों की बातों में ही था। आरव, देख आरजू, अगर आज तूने किसी से पंगा किया तो प्लीज हमें कुछ नहीं सुनना है। रेहान, आरजू बचपना छोड़, 2 महीने में बोर्ड शुरू हो जाएंगे, पढ़ाई पर ध्यान दे। आरव, रेहान बिल्कुल सही कह रहा है, अपनी नौटंकी बंद कर पढ़ाई पर ध्यान दे। रेहान, तुमने वो न्यूमेरिकल सॉल्व किया? आरव, फॉर्मूला याद हुए? रेहान, केमिकल इक्वेशन प्रैक्टिस किए? आरव, सारे डायग्राम्स अच्छे से प्रैक्टिस किए? आरजू तो जैसे कुछ सुन ही नहीं रही थी, वो बस चुपचाप बैठी थी, लेकिन उसका पूरा ध्यान सनी पर ही था। अब वो दोनों चिढ़ने लगे थे। सनी उठा और जाकर शरबत बनाने लगा। उसने अपनी जेब से एक पुड़िया निकाली और शरबत में डाली, जिसे आरजू ने देख लिया। अच्छा बाबा ठीक है, बोल किस कमीने को तोड़ना है? सनी, तुम लोगों को और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो या तो पढ़ते रहते हो या फिर इस चिमकांडी की बातों में आकर तोड़फोड़ करते रहते हो। तीनों उसे गुस्से में घूरने लगते हैं तो वो कहता है, क्या ऐसे क्या देख रहे हो? अरे बाबा, अगर इस बच्चे को गुस्सा आ भी गया तो तुम दोनों तो समझदार हो ना। बच्ची को ठंडा शरबत पिलाओ, गुस्सा अपने आप शांत हो जाएगा। अब देख क्या रहे हो, बच्चे को भी शरबत दो और खुद भी पियो। इससे पहले कि वो कुछ कहता या करता, बाहर पुलिस की गाड़ियों का सायरन सुनाई देने लगा। सब दौड़कर बाहर आए। सभी गाड़ियों से पुलिस वाले निकलकर हॉस्टल में चेकिंग करने लगे और काफी सारा ड्रग्स और दूसरी नशे की चीजें जब्त कर ली। अनाया और सनी के पास कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि वो ये सब कुछ अपने पास न रखकर बाथरूम और दूसरी जगहों पर छिपा के रखते थे। लेकिन पुलिस वाले भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने उन जगहों को भी छान कर सारा सामान जब्त कर लिया। इधर मौका देखकर आरजू ने भी वो शरबत गिरा दिया। सनी और अनाया कुछ और लोगों के साथ बैठे थे और बहुत गुस्से में थे। आज पहली बार पुलिस ने किसी भी स्कूल के हॉस्टल में छापा मारा था और उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उधर वो तीनों भी जिंदा थे, जिससे वो लोग बुरी तरह बौखला गए थे। तभी उनके पास एक फोन आता है। दूसरी तरफ से आदमी ने अपने सोर्सेज से पता लगवाया था कि ये रेड किसी मेजर विश्वेश राठौर के कहने पर हुई। ये सुनकर सब चौंक जाते हैं। सनी, ये बंदा तो सजीत का बाप है ना? तो वो साला हमारी जासूसी कर रहा था इतने दिनों से। इसकी तो अनाया, नहीं ये उसका काम नहीं है। सनी, देख माना तुझे उस पे क्रश है, लेकिन ये मत भूल आज उसकी वजह से हम जेल भी जा सकते थे। आज तक जो भी हुआ नुकसान वो अलग। अनाया, पुलिस ने आज ही रेड क्यों किया? सनी, क्या मतलब? अनाया, मतलब आज हम उन 3 कमीनों को रास्ते से हटाने वाले थे और आज ही पुलिस ने रेड किया। आज से पहले तो कभी किसी स्कूल में रेड नहीं हुई थी। सनी, ये बात अजीत को नहीं पता थी कि आज हम उन्हें, लेकिन किसी को तो पता था जिसने गद्दारी की है, लेकिन कौन? अनाया, ईशानी को पता था और मैंने आज उसे और नरगिस को आरजू से बात करते हुए देखा भी था, जिसके बाद वो जल्दी में निकल गई और थोड़ी देर में पुलिस आ गई।
हालांकि उसके जाने के बाद ईशानी अपने रूम में ही थी। कहीं सनी नहीं, मैंने आरजू का पीछा किया था। उसने अपने बाप से बात की थी, फिर रेहान के बाप से बात की थी और उसके बाद सीधा वो उन दोनों के पास हॉस्टल चली गई थी। मैंने लास्ट डायल नंबर पे दोबारा फोन किया था और वो रेहान का बाप ही था, अनाया। उसे रेहान के बाप से बात करने की क्या जरूरत पड़ गई? सनी कुछ खास नहीं, बस आपका बेटा पढ़ता नहीं है, लड़कियों के पीछे घूमता रहता है, ऑल दैट। मुझे तो लगता है पक्का इन दोनों का कुछ है, तभी तो उस आरजू को उस रेहान का किसी भी लड़की से बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। अनाया व्हाटएवर, अब हमें ज्यादा होशियार रहना होगा और खासकर उस अजीत और ईशानी से। सनी सही कहा।